सैनिक भाइयों नमस्कार। 8वें वेतन में एमएस पे मिलेगा। जेसीओस और जवान और ऑफिसर्स तीनों के लिए एक ही हो सकता है। और आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर निकला था 26 मार्च 2025 को फीडबैक देने के लिए। जो 8th CPC 8th पे कमीशन का ऊपर फीडबैक पूछा था, उसी का बारे में जानकारी ले लेंगे। और एक बात है, जो 15 अप्रैल तक लास्ट डेट था जो फीडबैक देने के लिए, 15 तारीख अप्रैल 15 को लास्ट था, लेकिन फीडबैक भी आ गया है। क्या क्या अपना मांग क्या है, जो जेसीओ जवानों और ऑफिसर्स का मांग क्या है, हम लोग क्या क्या रखा है डिमांड, उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। और इसी में आकर अपना लिए क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जो 8वें वेतन में आकर अपना लिए बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है, उसका बारे में भी जानकारी ले लेंगे। इसी में लेटर में भी देखो, पूरा इसी फीडबैक में पूरा डिटेल से देख लेना आप लोग। जो पे है, अलाउंसेस है, उसके बाद चिल्ड्रन अलाउंसेस है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ECH है, उसके बाद बहुत कुछ है। इसी में देख लेना, बहुत कुछ दिया हुआ है। इसी में पूरा एक बार हम लोग जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आकर रख दिया है मिलिट्री सर्विस पे, MS पे रख दिया है। जेसीओस ओवर्स और ऑफिसर्स के लिए बराबर MS पे मिलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट MS पे का ऊपर ही है। जो MS पे हाई कोर्ट में गया था, उधर से लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उधर से बता दिया आप 8वें वेतन में इसी का मांगो बोलकर भेज दिया है। लेकिन अभी MS पे का जो केस है और MS पे मिलेगा या नहीं मिलेगा 8वें वेतन में पता हो जाएगा। लेकिन अपना मांग तो 8वें वेतन में नंबर 1 पॉइंट आकर MS पे। विसंगतियों के बारे में पूछा तो बेस्ड ऑन अर्लियर पे कमीशन रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, इनमें जो मुद्दा है वो है मिलिट्री सर्विस पे का। अब नेचर ऑफ एनोमली क्या है कि इंक्रीज MSP फॉर जेसीओज एंड OR प्रोपोर्शनेटली ऑफिसर्स MSP आल्सो अंडर रिव्यू फॉर पेरिटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों, ये सेना की ओर से फीडबैक फॉर्म तैयार किया गया है और इसमें जेसीओ जवानों की एक लंबित मांग है, जिसमें कहा गया है कि जो मिलिट्री सर्विस पे है, जिसकी मांग जेसीओ जवान ये कर रहे हैं कि अधिकारियों के बराबर कर दी जाए। तो यहाँ पे कहा है कि इंक्रीज MSP फॉर जेसीओज एंड OR प्रोपोर्शनेटली ऑफिसर्स MSP आल्सो अंडर रिव्यू फॉर पेरिटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कहा है कि जो जेसीओ जवानों की MSP है वो अनुपातिक तौर पर अधिकारियों के हिसाब से बढ़ाई जाए। अधिकारियों की जो MSP है उसके अनुसार बढ़ाई जाए। और इसके लिए जो सजेशन दिया गया है वो है कि जेसीओ जवानों के लिए MS पे 100% मिलना चाहिए। क्यों बोलने से, जो सेना में आगे रहकर चलने वाला जेसीओ और जवानी है। कमीशन डेडिकेटेड स्टडी सेल्स इन कोलैबोरेशन विथ IIMs एंड डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर है, यहाँ पे इक्वल करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के प्रोपोर्शन में MSP को बढ़ाया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि सेवारत जेसीओ और जवानों के जो भत्ते हैं वो अधिकारियों के भत्तों के लगभग अनुपातिक में समान नहीं कह सकते, लेकिन जेसीओ जवानों से हर एक भत्ते अधिकारियों के 1.5 गुना है, जबकि यहाँ पे जेसीओ जवानों से जो MSP है अधिकारियों की वो 3 गुना है। इसी को लेकर यहाँ पे इस पॉइंट को शामिल कर लिया गया है और ये अब पॉइंट 8वें वेतन आयोग के पास में पहुंचेगा और जेसीओ जवानों के लिए ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली जो एनोमली वो है 7वें वेतन आयोग की, वो है काउंटिंग ऑफ MSP फॉर ट्रांसफर ग्रांट एंड HRA। देखिए, मिलिट्री सर्विस पे को अब तक जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट है, जब एक जगह से दूसरी जगह इंडिविजुअल या फैमिली के साथ में कोई जवान पोस्टिंग के दौरान मूव करता है, तो उस समय बेसिक पे को यहाँ पे आधार माना जाता है और उसका 80% या 100% कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट दिया जाता है।
इसी के अनुसार एचआरए में भी इस जो एमएसपी को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पेंशनरी बेनिफिट में इस एमएसपी को शामिल किया जाता है। तो बड़ी मांग कर दी गई है कि जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट और एचआरए है उसकी कैलकुलेशन के लिए मिलिट्री सर्विस पे को बेसिक पे के साथ में जोड़ के और उससे सीटीजी और एचआरए को कैलकुलेट किया जाए। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एंड एचआरए आर बोथ इंटरलिंक्ड टू इन्फ्लेशन, यानी ये मुद्रा जो अपना मार्केट में महंगाई होती है उससे जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी के अनुसार जो घर का किराया है वो बढ़ता है और रेंट बढ़ता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है। इफ मिलिट्री सर्विस पे इज काउंटेड फॉर ग्रांट ऑफ डीए एंड पेंशन ऑन बेसिक पे, देन इट इज इलॉजिकल टू एक्सक्लूड मिलिट्री सर्विस पे व्हाइल कैलकुलेटिंग कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एंड एचआरए। यानी जब कहा गया है कि जब पेंशन की गणना की जाए तो एमएसपी को काउंट किया जाता है, डीए के लिए एमएसपी को काउंट किया जाता है, तो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट और एचआरए के लिए भी यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे को बेसिक पे के साथ में काउंट किया जाना चाहिए। काफी अच्छे मुद्दे यहाँ पे शामिल किए गए हैं। अगला मुद्दा है दोस्तों 7वें वेतन आयोग का ये एक लंबित मांग है जिसमें कहा जा रहा है इक्वल एमएसपी फॉर ऑफिसर्स, जेसीओज एंड ओआर। देखिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेटली बढ़ाने को कहा गया है, लेकिन ये 7वें वेतन आयोग की एक विसंगति के तौर पे लिया गया है। यहाँ पे एमएसपी को एक समान सभी रैंक को करने के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन भेजी जा रही है। साथ ही साथ स्टेटस पेरिटी के बारे में कहा जा रहा है कि कंसर्न्स ओवर स्टेटस डिग्रेडेशन इन कंपैरिजन विथ ग्रुप ए सर्विसेज लाइक आईएएस एंड आईपीएस। देखिए भारतीय सेना के अधिकारियों को आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों जैसा सम्मान सिविल में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कहा है कि जब भारतीय सेना के अधिकारी आईएएस और आईपीएस के बराबर होते हैं, उन रैंकों के समकक्ष होते हैं, तो यहाँ पे जो भेदभाव किया जा रहा है उसको यहाँ पे दूर करवाने को लेकर मुद्दा सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। कमीशन डेडिकेटेड स्टडी सेल्स इन कोलैबोरेशन विथ आईआईएम्स एंड डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। ये स्टडी होती है जिसमें इस बात को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है कि जो भारतीय सेना के अधिकारी है उनको सिविल में जो आईएएस और आईपीएस होते हैं उनके दर्जे के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। देखिए 7वें वेतन आयोग की एक और बड़ी विसंगति है, वो है ग्रांट ऑफ एनएफएफयू टू आर्म्ड फोर्सेस। देखिए भारतीय सेना के अधिकारियों को छोड़कर बाकी जो डीओपीटी के अंडर आते हैं जैसे कि सीएपीएफ और सिविल आईएएस आईपीएस, उनको एनएफयू मिलता है। यानी एक बैच के जो ट्रेनिंग होते हैं उनमें से यदि कोई आगे प्रमोट होकर ऊपर की रैंक तक चला जाए तो उसकी जो सैलरी है वो जूनियर्स को मिलती है, लेकिन ये आर्म्ड फोर्सेज में नहीं है। हालांकि कुछ हद तक ये मुद्दा स्वीकार हो चुका है, सरकार इसके ऊपर सहमत हो चुकी है, लेकिन इसको फिर भी 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों में शामिल किया गया है कि आर्म्ड फोर्सेज के जो अधिकारी है उनको एनएफयू दिया जाए। अब देखिए टैक्सेशन, इनकम टैक्स सेना के जवानों के ऊपर भी इनकम पे लगता है, पेंशनर्स की पेंशन बिल पर भी लगता है, लेकिन यहाँ पे हार्डशिप अलाउंस शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, ओनली बेसिक पे शुड बी प्लेस्ड अंडर टैक्सेबल इनकम। एक तरफ जहां रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, सीआई ऑप्स अलाउंस, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, HUCL, तो ये किस लिए दिया जाता है कि वो जवान कठिन परिस्थितियों में वहां पे देश की सेवा करता है। अब सरकार एक तरफ देती है, दूसरी तरफ इसके ऊपर इनकम टैक्स लगा देती है, वापस भी ले लेती है। तो यहाँ पे मुद्दा उठाया गया है कि केवल जो बेसिक पे है उसके ऊपर ही इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। दोस्तों बेस्ड ऑन अर्लियर एंड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिसीज को लेकर भी कुछ मुद्दे सरकार के सामने उठाए गए हैं, जैसे कि ग्रांट ऑफ डबल एचआरए टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन माइनस आर्म्ड फोर्सेस। यानी जो जितने भी केंद्र सरकार के संस्थाएं हैं उनको डबल एचआरए दिया जाता है, जबकि आर्म्ड फोर्सेस के जेसीओ जवान अधिकारियों को नहीं दिया जाता है। दिस पॉलिसी इज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। ये पॉलिसी जो है
एक भेदभाव सहित है और इसको दूर किया जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ डिटैचमेंट अलाउंस टू आर्म्ड फोर्सेस इन लाइन विथ व्हाट इज अथॉराइज्ड टू सीएपीएफ। सीएपीएफ में डिटैचमेंट अलाउंस भी मिलता है। तो आर्म्ड फोर्सेस के जेसीओ जवान अधिकारी भी सिविल अथॉरिटी की जो सिविल एड के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एड के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो यदि कहीं पे वो डिटैचमेंट होते हैं तो उनको भी बटालियन हेडक्वार्टर से दूर रहने पर जो अलाउंस मिलता है डिटैचमेंट अलाउंस, वो दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों अगला जो मुद्दा है वो है कि एस्पायरेशंस एंड रिकमेंडेशन फॉर न्यू पे कमीशन, यानी नए वेतन आयोग के लिए जेसीओ जवान अधिकारियों को सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि वो जेसीओ जवान और अधिकारियों से जुड़े मुद्दे 8वें वेतन आयोग में शामिल करवाएं। देखिए स्पेसिफिक एरिया वेयर एस्पायरेशन हैव नॉट बीन मेट एज ऑफ डेट, रिकमेंडेशंस फॉर न्यू पे कमीशन टू मेक पे कमीशन मोर इंक्लूसिव। सबसे पहले है कि ट्राई सर्विसेज रिप्रेजेंटेशन, यानी इंक्लूड सर्विंग ऑफिसर्स फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एट ऑल स्टेजेस। जहां कहीं पे भी वेतन और पेंशन बढ़ाने की बात हो तो वहां पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अधिकारियों को भी उस कमेटी में शामिल किया जाए। साथ ही साथ पीबीओआर और जेसीओज वॉइसेज, यानी एस्टैब्लिश structured inputs from OAS and JCOs through a digital consultation platform. Trade-wise grant must be given for qualifications. दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेड वाइज ग्रांट है वो अभी तक क्वालिफिकेशन के लिए पीबीओआर और जेसीओ और जवानों को नहीं मिलती है, अधिकारियों को मिलती है। यहाँ पे जेसीओ जवानों के लिए ट्रेड वाइज जो क्वालिफिकेशन ग्रांट है वो देने के लिए सजेशन भेजा गया है। साथ ही साथ जेसीओ जवानों से उनके सुझाव के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे जेसीओ और जवान अपनी जो सजेशंस है वो रख सके, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि यूनिट लेवल तक जब ये वेतन आयोग को लेकर हो चाहे कोई दूसरे प्रपोजल्स हो वो बनाए जाते हैं तो ज्यादातर हस्तक्षेप अधिकारियों का रहता है। तो यहाँ पे अच्छा मुद्दा उठाया गया है कि जेसीओ और जवानों के इनपुट भी डिजिटली लिए जाए। अगला है एफएसए। एफएसए शुड बी इंक्लूडेड फॉर आर्मी सिंस द नेचर ऑफ ड्यूटी, मोर फ्रीक्वेंट पोस्टिंग्स एंड वैरायटी ऑफ डिप्लॉयमेंट लोकेशंस लीड्स टू नेग्लिजिबल होम पोस्टिंग्स अनलाइक सिविल काउंटरपार्ट्स हु ड्रा हार्डशिप अलाउंस ड्यूरिंग पोस्टिंग्स नियर होम टाउन। दोस्तों यहाँ पे बात कही जा रही है कि आर्मी के लिए भी एफएसए का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर पोस्टिंग रहते हैं, डिप्लॉयमेंट रहते हैं, जो कि उनको होम पोस्टिंग नहीं मिल पाती। तो एफएसए इनके लिए भी लाया जाए, यानी ये पोस्टिंग सिलेक्शन के लिए एक प्रावधान होता है जिसमें जेसीओ जवान जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे एक बार होम पोस्टिंग दी जाए। नेक्स्ट है दोस्तों जो सजेशन फॉर डिटेल स्टडी। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर डिटेल स्टडी की आवश्यकता होती है ताकि उनको एक पॉलिसी बनाई जा सके। तो सबसे पहला है कि पावर्स ऑफ सीओ एंड आईएफए फॉर ग्रांट ऑफ अलाउंस फॉर फूड एंड ट्रेवल, यानी टेम्परेरी ड्यूटी में इन्वॉल्व ए रिलोकेशन फॉर ड्यूटीज सच एज अटेंडिंग मीटिंग्स, ट्रेनिंग, ऑपरेशंस, वार गेमिंग और अदर शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स कवरिंग ड्यूरेशन लेस देन 24 आवर्स और विद इन 50 किलोमीटर रेडियस और विच एवर इज लेसर। तो ऐसे मामलों में जहां पे टेम्परेरी ड्यूटी जाते हैं कोई, जैसे मीटिंग, ट्रेनिंग, ऑपरेशन और गेम, वार गेम के लिए, तो उस समय शॉर्ट टर्म के लिए असाइनमेंट मिलते हैं जो कि 250 किलोमीटर से कम दूरी के होते हैं और 24 आवर्स से कम स्टे होता है। तो वहां पे सीओ और आईएफए को अलाउंस और फूड एंड ट्रेवल अलाउंस देने के लिए पावर दिया जाना चाहिए। ट्राई सर्विसेज डिफरेंसेज एड्रेस डिफरेंसेज इन रोल्स बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सिंस द नेचर ऑफ ड्यूटीज इज डिफरेंट एंड रिस्क इन्वॉल्व इज डिफरेंट। यानी ट्राई सर्विसेज के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है, इसलिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो डिफरेंसेज है उनको एड्रेस किया जाए। सिंस द नेचर ऑफ ड्यूटीज इज डिफरेंट एंड रिस्क इन्वॉल्व इज डिफरेंट, क्योंकि जो नेचर ऑफ ड्यूटी अलग होती है और जो रिस्क है तीनों के लिए वो अलग अलग होता है। जो एयरफोर्स है उनको जो है एयर रिस्क होता है, जो नेवी के जवान जैसे अधिकारी होते हैं उनको अपने अलग तरीके की लड़ाई लड़नी होती है, और आर्मी के जो आप सब देख पा रहे हैं कि उनकी लड़ाई लड़ने का तरीका अलग होता है। हालांकि तीनों जॉइंट ऑपरेशन के दौरान एक साथ आ जाते हैं, लेकिन उस समय भी उनका रोल अलग अलग होता है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल कंडीशंस, पोस्टिंग्स इन सियाचिन, बॉर्डर एरियाज, इंसर्जेंसी जोन्स
EWT deployments specific to army since the operations are very fluid and people risk their lives beyond call of duty. नेक्स्ट है स्ट्रेस इंडेक्स ड्यू टू इंक्रीज लाइवलीहुड कॉस्ट एंड फैमिली सेपरेशन। ये स्ट्रेस इंडेक्स जेसीओ जवानों अधिकारियों में ज्यादा होता है, इसलिए उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान किया जाए ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे। नेक्स्ट है हार्डशिप अलाउंस, रीअसेसेस एग्जिस्टिंग हार्डशिप एंड रिस्क रिलेटेड अलाउंसेस, यानी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को वापस असेस किया जाए और जहां बढ़ाने की जरूरत हो तो बढ़ाया जाए। लेटरल एंट्री ऑप्शंस यानी इंटर सर्विसेज ट्रांसफर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम रिलीज एंड रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के आपसी जो ट्रांसफर होते हैं उनको भी यहाँ पे बनाया जाए, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि आर्मी के एयरफोर्स में, एयरफोर्स के नेवी में, हालांकि जो ट्राई सर्विसेज कमांड्स बन रहे हैं उनमें इस प्रकार के स्थानांतरण किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि परमानेंटली जो आर्मी एयरफोर्स नेवी में इंटर ट्रांसफर को भी शुरू किया जाए। नेक्स्ट है EWT ट्रेनिंग अलाउंसेस टू बी इंक्लूडेड इन एडिशनल हार्डशिप अलाउंसेस। देखिए EWT में जाते हैं तो उस समय भी जो अकोमोडेशन और स्टे है वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए EWT ट्रेनिंग अलाउंसेस भी यहाँ पे शुरू किया जाए जो कि हार्डशिप अलाउंस के साथ एडिशनल हो। नेक्स्ट है सब कैटेगराइजेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड CI एरिया। द हाई एल्टीट्यूड एरिया शुड बी कैटेगराइज्ड नॉट जस्ट इन 4 categories but more sub categories for every 100 meter rise in altitude। देखिए CI ऑप्स फील्ड, मॉडिफाइड फील्ड, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड, फिर HAUCH, HAUCL, ये सब अलग अलग कैटेगरी होती है। जो मौजूदा समय में 4 कैटेगरी है हाई एल्टीट्यूड एंड CI एरिया की। तो कहा कि हर एक 100 मीटर में अलाउंसेस को बढ़ाया जाए और इस कैटेगरीज को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये कैटेगरीज मोस्टली 4000 मीटर यानी 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर उसके अनुसार होती है, जिसको कि अब हर एक 100 मीटर के अनुसार बढ़ाया जाए और उनके अलग अलग कैटेगरी का नाम दिया जाए और अलाउंसेस भी अलग अलग हो। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि अकोमोडेशन क्वालिटी इंडेक्स अलाउंस हो, फूड क्वालिटी इंडेक्स अलाउंस हो, राशन मनी हो, उसके बाद इन्फ्लेशन हो, पे कमीशन मेंबर्स हो, डिजिटली इनेबल्ड पैक स्ट्रक्चर हो और प्रमोशंस हो, ये सब टॉपिक भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं एडिशनल इनपुट में मैटर रिलेटेड टू रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, इसको लेकर एक बार फिर यहाँ पे एडिशनल इनपुट में इसको शामिल किया गया है, जिसमें इन कंसिस्टेंसीज है जो CI अलाउंस है, सियाचिन अलाउंस है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, ये नॉट फ्यूली रिफ्लेक्टेड हार्डशिप एज द लॉन्ग टर्म मोर देन 30 डेज फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट्स। यहाँ पे जो फ्रोजन फूड होता है, एडोक लिविंग होती है, लेक ऑफ रिपेयर्स होते हैं एंड रिकवरी होती है, लॉस ऑफ नेटवर्क होता है, इन सब को देखते हुए हार्डशिप अलाउंस की कैटेगरीज को बढ़ाया जाए और एक्स्ट्रा भत्ता यहाँ पे दिया जाए। सजेस्टेड सॉल्यूशंस यानी पे कमीशन शुड इंक्लूड द आर्मी पर्सनल और द कमीशन शुड विजिट द लोकेशंस टिल लास्ट पोस्ट लास्ट माइल टू मेक ए मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड द अलाउंसेस। पे कमीशन जो कमेटी होती है वो ऑफिस में बैठ के सबसे सजेशन पूछ लेती है। अब यहाँ पे मांग की गई है कि पे कमीशन कमेटी में जो आर्मी के पर्सनल है, जेसीओ जवान अधिकारी है, उनको शामिल किया जाए और ये आर्मी के लोगों के साथ में हर एक लास्ट पोस्ट तक, लास्ट LOC हो, चाहे बॉर्डर तक हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहां तक जाए और लास्ट पोस्ट तक जो जेसीओ जवान अधिकारी ड्यूटी दे रहा है किसी भी कंडीशन में, वहां जाके उनसे पूछे कि आपको वेतन आयोग में क्या चाहिए। अब देखिए जो मिलिट्री पर्सनल सर्व इन मोर इंटेंस कंडीशंस रिसीव लोअर अलाउंसेज इन सम केसेज, जबकि CAPF के जो जवान होते हैं उनको ज्यादा अलाउंसेज मिलते हैं। इसलिए जो मिलिट्री पर्सनल है आर्मी एयरफोर्स नेवी के, उनको भी CAPF की तर्ज पर जो अलाउंसेज है उनके कंपैरिजन में ही दिया जाए। अगला टॉपिक है HRA रिलेटेड मैटर्स। रेट्स लोअर देन मार्केट स्पेशली इन टायर 1st and 2nd सिटीज। टायर 1st and 2nd सिटीज लिस्ट टू बी रिवाइज ऑन क्वार्टरली बेसिस टू कैटर फॉर इन्फ्लेशन इन HRA। यानी यहाँ पे HRA को बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ जो पोस्टिंग ग्रांट है, ट्रांसफर कॉस्ट है, जो गाड़ी से लगेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं वो ज्यादा है और जो वापस ट्रांसफर ग्रांट, पोस्टिंग ग्रांट मिलता है वो कम है। साथ ही साथ जो रिकमेंडेशन क्या है कि CTG शुड बी 100% ऑफ बेसिक पे। देखिए 80% और 100% दो अलग अलग कैटेगरी ना होके कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट सभी के लिए 100% लागू किया जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रांट है वो है स्टेगनेशन
structure. Grants should be provided based on civil degree courses, post graduation courses, foreign training and specialization. ये अधिकारियों के लिए है। इसमें जो रिकमेंडेशन दी गई है वो है कि क्वालिफिकेशन ग्रांट्स बेस्ड ऑन स्किल, क्रिटिकलिटी एंड लेवल, एवरी कोर्स कंडक्टेड शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द लिस्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि एक्स ग्रुप पे 2016 के बाद में एक बड़ी विसंगति पैदा हो चुकी है। जो फ्लैट रेट है वो है कि डजंट इंसेंटिवाइज हायर स्पेशलाइजेशन और अप स्किलिंग फॉर ऑल कोर्सेज। द लिस्ट ऑफ कोर्सेज शुड बी रिवाइज्ड ऑन ईयरली बेसिस। इसके लिए रिकमेंडेशन है कि रिवीजन ऑफ लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑन ईयरली बेसिस। अब एक्स ग्रुप पे ऑफ क्लर्क एसडी विद्वान इन 5th पे कमीशन, क्लर्क एसडी शुड बी रिकमेंडेड फॉर एक्स ग्रुप पे। दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे जो एक्स ग्रुप में फैक्टर शामिल किया गया है वो है कि क्लर्क एसडी को 5वें वेतन आयोग में एक्स ग्रुप पे जब हटा ली गई थी तो उसको अब दोबारा से 8वें वेतन आयोग में क्लर्क एसडी को एक्स ग्रुप पे दी जानी चाहिए। सीए और हॉस्टल सब्सिडी को लेकर यहाँ पे सजेशन जो भेजे गए हैं वो है कि सीए मस्ट बी इंक्रीज्ड टू मिनिमम 50,000 पर मंथ अलोंग विथ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन हॉस्टल सब्सिडी। सीए शुड बी टैक्स एग्जेम्प्ट, यहाँ इसके ऊपर भी जो इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। एडिशनल सीए शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव टू चेंज स्कूल मिड सेशन फॉर डिफरेंग एडिशनल एक्सपेंसेस इन न्यू स्कूल। देखिए बीच में कभी ट्रांसफर होता है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर पे जब वापस री एडमिशन करवाते हैं तो उसमें खर्चा लगता है, उस स्कूल की नई ड्रेसेस ली जाती है, किताबें ली जाती है, वहां हो सकता है फीस ज्यादा हो, तो इसको लेकर एडिशनल सीए की यहाँ पे मांग की गई है। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और डेट ऑफ प्रमोशन इश्यू में यहाँ पे प्रमोशन मिस अलाइनमेंट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट समटाइम्स डिलेड ड्यू टू लेट ऑफ डेट ऑफ प्रमोशन एडजस्टमेंट। इसमें रिकमेंडेशन दी गई है कि सिंगल विंडो रूल वेयर प्रमोशन ऑटो ट्रिगर्ड डीएनआई एडवांसमेंट और अलोज बेस्ट बेनिफिट ऑप्शन। यहाँ पे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट या डेट ऑफ प्रमोशन किससे जो है इंक्रीमेंट लेना है, स्टेगनेशन लेना है, तो इसको क्या अलाइन किया जाए, जो मिस अलाइन है उसको अलाइन किया जाए, साथ ही साथ जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली जो प्रमोटी है उसको दे दिया जाए। ट्रेनिंग अलाउंस की बात कही जा रही है तो लो कंपेंसेशन है। इंस्ट्रक्टर जो होते हैं एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनको ट्रेनिंग अलाउंस कम मिलता है। इसके लिए मिनिमम 30% ट्रेनिंग अलाउंस फॉर A1 A2 कैटेगरी इंस्ट्रक्शनल पोस्टिंग के लिए दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्निकल अलाउंस की बात की जा रही है तो इसके लिए जो रिकमेंडेशन दी गई है वो है कि रिटायर अलाउंस विथ स्लैब्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिसाइल टेक्नीशियन और AIETC के लिए यहाँ पे दिया जाना चाहिए। स्टेपिंग अप ऑफ पे, जब जूनियर सीनियर से ज्यादा पे ले रहा हो तो उस समय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NFFU टू कैटर फॉर स्टेगनेशन एट वेरियस लेवल्स, पे स्ट्रक्चर एंड प्रिविलेजेस आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड स्पेसिफिक, दे आर इम्पोर्टेंट टू हैव एज सेम बैलेंस ऑफ इक्विनिमिटी बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए जो पे स्ट्रक्चर और प्रिविलेजेस है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। जो सिविल काउंटर पार्ट है उनके अनुसार जो मिलिट्री में भी जो स्टेपिंग ऑफ पे का जो मुद्दा है उसमें कई ऐसे सीनियर्स है जो जूनियर से कम सैलरी उठा रहे हैं, तो उसके बाद पेंशन भी कम मिलती है। तो इस मुद्दे को सही से ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है और NFFU जैसी कोई पॉलिसी है जो लागू करके कहीं पे भी सीनियर जूनियर से ज़्यादा कम पे ले रहा हो तो उसकी पे को जूनियर के बराबर या उससे ज़्यादा की जाए। अब देखिए दोस्तों ड्रेस अलाउंस, सेरिमोनियल ऑपरेशनल गैप। ड्रेस अलाउंस शुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ टाइप ऑफ यूनिफॉर्म टू इंक्लूड सेरिमोनियल यूनिफॉर्म। अब तक जो सेरिमोनियल यूनिफॉर्म है उसके लिए ड्रेस अलाउंस के लिए अलग से कोई पैसा नहीं मिलता है, जो फिक्स मिलता है साल में उसमें ड्रेसें खरीदने के लिए ये पैसा कम पड़ता है। अब रिकमेंडेशन क्या दी गई है, शुड बी रिवाइज टू 40 to 50,000 पर ईयर एज टू बी ग्रांटेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। यानी जो अभी 10-20 हजार रुपए मिल रहे हैं उसको 50,000 रुपए तक करने की यहाँ पे मांग की गई है। गेस्ट रूम चार्जेस, यूनिफाइड सब्सिडाइज्ड रेट फॉर ऑल रैंक्स एंड फ्री ट्रांजिट स्टे फॉर ऑपरेशनल मूव्स। जब भी ऑपरेशन में जा रहे हो तो वहां पे गेस्ट रूम चार्जेस नहीं लेना चाहिए और बाकी सभी जगह पूरे देश में जितने भी आर्मी एयरफोर्स नेवी के गेस्ट रूम्स है उनमें सब्सिडाइज रेट के ऊपर यूनिफाइड गेस्ट रूम चार्जेस होने चाहिए।
न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस और हैंडबैग ये अधिकारियों के लिए है। यहाँ पे फिक्स्ड एनुअल ऑफिस यूज ग्रांट फॉर ऑफिसर 2000 to 5000 दिया जाना चाहिए। राशन मनी अलाउंस के लिए कहा जा रहा है कि राशन मनी अलाउंस टू बी लिंक्ड टू CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड बास्केट फॉर द लोकेशन। वहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई कितनी चल रही है, AICPN के आंकड़े क्या है, उसके अनुसार राशन मनी अलाउंस ग्रांट किया जाना चाहिए। अब TADA के लिए यहाँ पे सजेशन दी गई है कि जो 50 किलोमीटर की लिमिट है पर डे फॉर AC टैक्सी मस्ट बी इंक्रीज टू 100 किलोमीटर पर डे स्पेशली इन मेट्रोज ड्यू टू द डिस्टेंस इन्वॉल्व। देयर शुड बी नो नीड टू टेक डिटेंशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी एस्टैब्लिशमेंट which is being visited. Copy of movement order and self certification by officer should submit. यानी दोस्तों अधिकारी कहीं पे जाके रुकते हैं तो TADA के लिए उनको वहां से अफसर में हो चाहे गेस्ट रूम में कहीं पे डिटेंशन सर्टिफिकेट लिया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि यहाँ पे फ्री खाना पीना दिया गया था या नहीं दिया गया था, या रुके थे, कब से कब तक रुके थे, उसके अनुसार TADA क्लेम होता है। तो कहा जा रहा है कि एक अधिकारी सेल्फ सर्टिफिकेट दे दे, वही सफिशियंट होना चाहिए, उसके आधार पर TADA क्लेम मंजूर कर देना चाहिए। डिटेंशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता को खत्म करना चाहिए। होटल अकोमोडेशन रेट शुड बी रिवाइज्ड वंस एवरी 2 years टू मैच अप विद द एक्चुअल बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन। देखिए महंगाई के बढ़ते हुए 10 साल तक वेतन आयोग में जो TADA और होस्टल अकोमोडेशन रेट फिक्स की जाती है वो कम है। हर 2 साल में जो मार्केट में महंगाई कितनी बढ़ रही है उसके अनुसार ही होस्टल अकोमोडेशन रेट भी बढ़ने चाहिए। 10 साल तक नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 10 साल में एक तरफ महंगाई आसमान छूने लगती है, दूसरी तरफ हॉस्टल अकोमोडेशन का वही रेट 1000 रुपए पर डे। अब आया दोस्तों पेंशनर्स से रिलेटेड इश्यू, बहुत ही शानदार यहाँ पे रिकमेंडेशन भेजी गई है। मोर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम इंडिविजुअल्स हैंडलिंग स्पर्स, पेंशन शुड बी डिस्पर्स ऑन 1st of each month विदाउट फेल। सबसे बड़ा मुद्दा, हालांकि स्पर्स के आने के बाद ज्यादातर जो पेंशन है महीने के आखिरी तारीख तक आ ही जाती है, लेकिन 2-3 बार साल में ऐसा होता है कि ये 1 तारीख को क्रॉस कर देती है, यानी अगले महीने की 1 तारीख को नहीं आती, 2 को नहीं आती, 3 को नहीं आती। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्पर्स में जो इंडिविजुअल हैंडल कर रहे हैं स्पर्स को, उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और पेंशन हर महीने की अगले महीने की पहली तारीख तक क्रेडिट हो ही जानी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे पेंशन कम्यूटेशन की जो रिकवरी है वो इसके बारे में लिखा गया है कि लेंथ ऑफ रिकवरी बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 15 to 12 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज शुड नॉट बी मोर देन 7%। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज है, चेंज नहीं चार्ज, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पेंशनर से वो 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मौजूदा समय में 15 साल तक पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी की जाती है उसको घटा के 12 साल तक किया जाए। अब रिकमेंडेशन क्या दी गई है, पेंशन ग्रावांसेज रिट्रेसल सेल प्लस डिजिटाइज ट्रैकिंग फॉर ऑल पेंशनर्स। ये रिकमेंडेशन बहुत ही कम है। यहाँ पे कहा जाना चाहिए था कि जो प्रीमेच्योर रिटायरीज है उनको OROP के दायरे में शामिल किया जाए। साथ ही साथ जो 1 रैंक 1 पेंशन में पेंशन विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। ग्रुप X के दो कैटेगरी बन चुके हैं प्री और पोस्ट 2016, उनके लिए सभी के लिए ग्रुप X पे एक समान और पेंशन एक समान की जाए। इसके साथ साथ जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो जेसीओ और जवानों की अधिकारियों के जैसे ही कैलकुलेट की जाए। वो डिसेबिलिटी पेंशन का फॉर्मूला बदला जाए। डिसेबिलिटी पेंशन को बेसिक पे के आधार पे ना रखते हुए डिसेबिलिटी परसेंटेज के आधार पर फिक्स की जाए और जेसीओ जवानों और अधिकारियों के लिए एक जैसी डिसेबिलिटी पेंशन हो। मान लो कि किसी की डिसेबिलिटी 50% है तो राउंडिंग ऑफ से यदि 75 बनती है, 51 से 75 बनती है तो 75 यानी एक फिक्स किया जाए कि 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो उस 1 लाख रुपए का 75,000 यदि अधिकारियों को मिलेगा तो 75,000 जेसीओ जवानों को भी मिले। यदि 20% डिसेबिलिटी होती है यानी 50% तो 50,000 सबको मिले। लेकिन जो बेसिक पे के आधार पर डिफरेंशिएशन किया गया है उससे जेसीओ जवानों को तो 7 से लेके 15,000 रुपए तक मिलती है, वही अधिकारियों को 70 से लेके 80,000 रुपए तक डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। ये एक बड़ा भेदभाव है। देखिए यहाँ पे जो एडिशनल इनपुट भेजे गए हैं उनमें है परमानेंट डिफेंस पे बॉडी रिकमेंड ए स्टैंडिंग डिफेंस पे रिव्यू बोर्ड
और एनुअल रिव्यू विंडो, मिड टर्म रिव्यू 2 years पोस्ट सीपीसी फॉर कोर्स करेक्शंस और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पब्लिश की सीपीसी डिसीजंस, रेशनल एंड टाइमलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। लिमिट ऑफ एलटीसी बी इंक्रीज अप टू 100 डेज, जो भी 60 दिन है उसको 100 दिन तक करने के लिए यहाँ पे सुझाव भेजे गए हैं। लिमिट ऑफ अक्यूमुलेटेड लीव बी इंक्रीज अप टू 400 डेज है, जो भी 300 डेज तक जो छुट्टी जमा करते हैं उसका पैसा मिलता है, उसको बढ़ा के 400 दिन करने के लिए यहाँ पे सुझाव भेजा गया है। प्रमोशन इंक्रीमेंट शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल इंक्रीमेंट। नॉर्मल इंक्रीमेंट 3% मिलता है, तो प्रमोशन के दौरान इसको बढ़ाया जाए, यानी 6% या उससे ज्यादा किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस शुड बी इंक्रीज्ड और एनुअल इंक्रीमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 3% से उसको बढ़ाया जाए, और उसके बाद जो प्रमोशन इंक्रीमेंट है उसको नॉर्मल इंक्रीमेंट से ज्यादा किया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने यहाँ पे देखी जो रिकमेंडेशन है किसी कमांड हेडक्वार्टर्स की, जो अब जल्द ही स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन को जाने वाली है। इसमें जो जवानों और पूर्व सैनिकों से जुड़े जो मुद्दे शामिल किए गए हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं कि यदि आज जवानों पर लागू होता है तो कल वो पेंशन के तौर पर पूर्व सैनिकों के लिए भी लागू होगा। तो दोस्तों, ये जो फीडबैक फॉर्म तैयार हो चुका है, और इसमें मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे फॉर अफसर्स, जेसीओज एंड ओआर, एमएसपी शुड बी इक्वल फॉर ऑल रैंक्स। आपको इसमें कौन सा सुझाव अच्छा लगा जो कि वेतन आयोग को जा रहा है? साथ ही साथ इन सुझावों में यदि कोई ऐसा सुझाव छूट गया हो जो आपके दिमाग में हो, तो आप एक सर्विंग सोल्जर है या फिर एक्स सर्विसमैन है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें, और इस वीडियो को आप हर एक ग्रुप में शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि आपसे जुड़े हुए कौन से सुझाव है जो सेना मुख्यालय को जा रहे हैं, और कौन से ऐसे सुझाव है जो कि इसमें शामिल नहीं किए गए जिनको शामिल करने की आवश्यकता है।